सर इनकम टैक्स को रिवाइज कैसे करने का? सही बात है, दिक्कत सर ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो इजी, बट ये सब्जेक्ट लेंदी है। ये तो अपना है ही नहीं, यहां तो 6 दिन बाद भूल रहे हैं, ठीक है? तो भैया जब आप 4 महीने बाद देखोगे तो आपको लगेगा नया है। क्या होता है उस सब्जेक्ट के अंदर घुसने के लिए, एटलीस्ट आप जैसे टैक्स की बात करूं तो आप रिवीजन लेक्चर सुन लो आधे घंटे का। जैसे ही आधे घंटे टॉपिक का आपने रिवीजन लेक्चर सुना, आपके दिमाग में सब चीजें आने लग जाएगी कि वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50C सेक्शन थी, वो एकदम दिमाग में आने लग जाएगा। शादी पे गिफ्ट मिला था तो एग्जाम था, वो ऐसे ही याद आने लग जाएगा, ठीक है? वो धीरे 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 आपके दिमाग में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो पड़ा हुआ है, तो वो वापस आगे आ जाएगा, फिर आप उस टॉपिक के अंदर घुस जाओगे। मैं जब पढ़ता था तो मैं सबसे पहले क्या करता था पता है? एक नोटबुक पे मैं ये लिखता था कि मुझे ये सब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल फॉलो करना है। ये पहली लाइन में लिखता था मैं, ठीक है? जैसे अब मान लो, जैसे आपके लिए 3 पेपर है, 1, 2 एंड 3, फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर है, आपके सेकेंड ग्रुप में। जैसे मान लो यहां पे टैक्सेशन का पेपर आया, तो मुझे ये पेपर में क्या क्या पढ़ना है, बस मैं पहले लिख लेता था नोटबुक पे कि मुझे ये पेपर वहां से पढ़ना है। जैसे टैक्सेशन में मान लो आपने लिखा कि जो भी अपना कॉम्पैक्ट है वो देखना है, अदर कॉम्पैक्ट के साथ कंपाइलर देखना है करके, ठीक है? और कंपाइलर के साथ आपका क्लास नोट्स है, वो क्लास नोट्स देखना है। तो कॉम्पैक्ट आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, जो टॉपिक कॉम्पैक्ट से पढ़ा है वो कॉम्पैक्ट से देखना है। बाकी आपके लिए तो मैं बोलूं कंपाइलर एंड क्लास का नोट सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ आपको जो देखना पड़ेगा वो सिर्फ आरटीपी देखना पड़ेगा एंड एमटीपीज देखने पड़ेंगे। आरटीपीज एंड एमटीपीज, आरटीपी एमटीपी जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। देखो आप लोग जो है वो अगर जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग आरटीपी एमटीपी जो है, ये दोनों चीजें, ये आपको 3 अटेम्प्ट की देखनी चाहिए। एक तो मई वाली जो आएगी, एक आगे सितंबर आएगा एंड एक आपके लिए जनवरी। ये 3, इससे पहले का मत जाना। देखो बहुत सारे बच्चे ये ट्राई करते हैं कि पीछे 3 साल पहले की एमटीपी देख लेंगे, आरटीपी देने के पास। अरे भाई उसके सजेस्टेड अगर आपको मिलेंगे तो वो अपडेटेड नहीं है। ये इनकम टैक्स लॉ है, वहां पे 115 बीएससी नहीं था, अब 115 बीएससी है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो इनकम टैक्स में ऐसे पिछले 10 साल के पेपर वगैरह करने मत ट्राई करना, कुछ नहीं करना है। टैक्सेशन में सिर्फ आपको ये कंपाइलर आपका, इसके साथ साथ में क्लासरूम में जो आपको कराया है नोट्स वो, और साथ में आरटीपी एमटीपी करना है, वो भी सिर्फ ये वाले साल की, पिछले सालों की नहीं। तो इसके लिए आपको यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब हर सब्जेक्ट में है ना, आप पहले ये मटेरियल को आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे इसी से पढ़ना है। क्योंकि क्या होगा ना बेटा, जब आप पढ़ने बैठोगे आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे ये टॉपिक इस बुक में अच्छा है, ये टॉपिक इस बुक में अच्छा है, इसका चार्ट अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। और आप अगर ये सब करने गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे और लास्ट में जाते जाते कुछ भी ढंग से पूरा नहीं होगा। कुछ भी ढंग से पूरा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं जब पढ़ता था मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते थे, बोलते थे नहीं लॉ का ये टॉपिक तो इस बुक में अच्छा है, वो उसमें अच्छा है। मैं उधर चला जाता, वो देखने चले गए, वो भी ना हो पाया और जो था वो भी नहीं हो पाया। तो इसलिए डे 1 पे ये डिसाइड करना है, डे 1 पे ये डिसाइड करना है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन से मटेरियल से पढ़ना है, ये लिख के ले लेना। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट में जाते जाते क्या होगा। और मैं बताऊं, जो मटेरियल आप पहले रिवीजन में पढ़ोगे वही मटेरियल दूसरे में पढ़ना है, वही मटेरियल तीसरे में पढ़ना है। 3 रिवीजन होने चाहिए मिनिमम, 3 रिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द सीए इंटरमीडिएट करेक्ट करने के लिए। 3 रिवीजन होने चाहिए। एंड गाइस 3 रिवीजन के बाद फिर आप एग्जाम के लिए अपियर करेंगे। आपका जो मॉक टेस्ट पेपर आएगा आपके एग्जाम के लिए, वो मॉक टेस्ट पेपर मैं आपको चेक करा के दूंगा। जैसे इस बार मे वालों के लिए मॉक टेस्ट पेपर आया, तो जो मे के बच्चे थे उनको मैं चेक करा के दे रहा हूं। हमने हमारे जो पुराने रैंकर है वो रैंकर चेक करके और दे रहे हैं, और स्टेप मार्किंग के कौन कौन से स्टेप पे क्या मार्किंग, तो आपके लिए भी वो फैसिलिटी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे करना है क्या करना है, मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहूंगा। चलिए, ये है ना, आपको हर सब्जेक्ट के ये लिख लेना और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई चालू करना। अब एक बात समझना, मैं कैसे पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ता था मैं एक रूल फॉलो करता था जिसको बोला जाता था 8421 करके। ये 8421 रूल क्या होता है? मैं किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार जब पढ़ रहा हूं, क्लास हो गया है, पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मैं उस सब्जेक्ट के लिए 8 दिन का टाइम देता था। बट 8 दिन मैं पूरा एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था।
मैं क्या करता था, 8 डेज मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था और 16 दिन का टाइम रहता था और 16 दिन में मैं कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेता था, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाता था, 16 दिन में 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करता था। अब 16 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, उसके बाद वापस मैं 16 दिन लूंगा और वो 16 दिन में 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद मैं वापस 16 दिन लूंगा और मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए 16 दिन में। तो 16 दिन में पहले तो हमारे सब्जेक्ट भी 8 हुआ करते थे, अभी तो तुम्हारे लिए सब्जेक्ट ही 6 है। तो आप 16 दिन में आप 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो 16 दिन टोटल कितने हो गए? हाँ, 48 डेज, मतलब 2 महीने से भी कम टाइम में आपका एक बार ढंग से रिवीजन हो चुका है। अब इसमें 16 दिन में देखो, 16 दिन में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि डीटी आईडीटी दोनों मिला के थोड़ा बड़ा है, तो डीटी आईडीटी प्लस लॉ लेने का, ठीक है, लॉ थोड़ा छोटा है तो फटाफट हो जाएगा। तो वैसे 2 सब्जेक्ट, या जैसे मान लो सेकंड ग्रुप में आपका ऑडिट है, ऑडिट छोटा है तो ऑडिट के साथ अकाउंट ले लो, अकाउंट बड़ा है ऑडिट छोटा है, दोनों का ऐसे कॉम्बो बना दो करके, ठीक है। एफएमएसएम छोटा है तो एफएमएसएम उधर से ले लिया, इधर से और कोई सब्जेक्ट ले लिया। अब देखो इसमें 16 की जगह 18 हो सकते हैं, 16 की जगह 15 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। वो डिपेंड करेगा कि आप उस सब्जेक्ट में कितने मास्टर हो, कितने एक्सपर्ट हो। लेकिन आपको जितना टाइम है उतना 48 डेज, मतलब 48 डेज में पहला रिवीजन ढंग से होना चाहिए। 48 डेज में आपका पहला रिवीजन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत प्रॉपरली होना चाहिए। और पहला रिवीजन आप अगर प्रॉपरली कर लेते हैं 48 डेज में, तो फिर क्या करने का, दूसरे रिवीजन में यही जो टाइम है इसको आधा कर देने का। यही टाइम को आप आधा कर दो, दैट इज द 8 डेज आपने एक सब्जेक्ट के लिए दिया था, तो अब आप देंगे 4 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। तो बेटा 48 डेज का आधा कितना हो जाएगा, 24 दिन, हाँ 24 डेज। एंड उसके बाद तीसरे रिवीजन में उसी को और आधा कर दो, दैट इज द 12 दिन। तो आपका एक बार रिवीजन 3 बार रिवीजन हो जाता है। कितने दिन हुए टोटल, हाँ 84 डेज, मतलब 3 महीने का टाइम चाहिए। कितने महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले। ऐसा ये प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब आपके पास कितना टाइम बचता है आपके क्लासेस के बाद, वो डिपेंड करेगा जब एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, एग्जाम होगा। अगर 3 महीने मिलता है ना, सफिशिएंट टाइम है। इससे ज्यादा सेल्फ पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ही नहीं। अगर मान लो इतना टाइम अगर आपको 84 डेज मिल जाता है, वो काफी होता है। आप पूरा 6 के 6 सब्जेक्ट है वो ढंग से रिवाइज करके, 3 बार रिवाइज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन गाइस एग्जाम देने के पहले बहुत कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में ही जीते रहते हैं, हर अपनी असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। लाइक कुछ भी ऐसा होता है, बोलता है उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे वो लोग बढ़ते हैं जो उनके हिसाब से चीजें ना हो, कंफर्ट ना मिले, उसके बाद भी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं वो लोग पास हो जाते हैं। तो इसमें ये जो कोर्स है, ये कोर्स में एक चीज का गारंटी है कि अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपकी आने वाली जिंदगी, आपकी और आपके जो बच्चे होंगे उनकी जिंदगी बहुत ही शानदार रहने वाली है। अगर आप ये कोर्स में यहां तक आए हो तो इसमें इसको पास कर लो। बट अगर आप इसमें अटक जाते हो, नहीं करते हो, सीरियसली नहीं लेते हो, तो ऑब्वियसली वो वाला मजा नहीं आता जो सीए बनने के बाद सीए का मजा रहता है, जो सीए बन जाते हैं, सीए में बन जाते हैं उसके बाद। और आजकल बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं और अच्छा खासे लोग सीए बनाना चाहती है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत प्रेशर है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बोल रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीए बनाओ। और इंस्टीट्यूट आपको पास करना चाहती है, सिर्फ आपको अपने थोड़े एफर्ट से उसको बढ़ाने पड़ेंगे। आपको पता है 3 बार एग्जाम होने का रीजन यही है। फाउंडेशन इंटर में 3 बार एग्जाम क्यों कर रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करना चाहते हैं, जिससे कि फटाफट बच्चे हैं वो आगे बढ़े और पास हो जाए। आगे जाके हो सकता है फाइनल में भी 3 बार एग्जाम होंगे। तो आपको जब इंस्टीट्यूट चाहती है पास करना, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़े एफर्ट लगाने हैं। और जब आप एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, तो आप आराम से पास हो जाओगे करके, ठीक है। ये कोर्स हार्डवर्किंग लोगों का है, टैलेंटेड लोगों का है। लेकिन टैलेंटेड के साथ साथ अगर कोई बंदा टैलेंटेड नहीं है बट वो हार्डवर्किंग है, वो पास हो जाता है। और जो टैलेंटेड रहता है वो पीछे रह जाता है। बहुत बार टैलेंटेड को यही लगता है मैं ही होशियार हूं, अब वो मैं ही होशियार, मैं ही होशियार, वो पढ़ ही नहीं रहा है। और जो हार्ड वर्किंग बंदा है वो पढ़ लेता है और वो यहाँ पे पास हो जाता है। देखो क्या होता है ना, आपकी एज बहुत छोटी है, अब अभी तक आपको अपने भले बुरे का पहचान नहीं है।
बट जिस दिन आपको लगने लग जाएगा ना कि नहीं यार, पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ, अपने घर वालों की लाइफ, मम्मी पापा की लाइफ, रिलेटिव्स की लाइफ है, वो चेंज कर सकते हो। आप लोगों के लिए अपने आप को एक एग्जाम्पल बना सकते हो। वो तब बनाओगे जब आप पढ़ाई करोगे, बिकॉज बिना पढ़े यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। यू नो दैट व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो सेकंड डिवीजन ही मेरा आया था। जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन 60% से ज्यादा नहीं आए, क्योंकि मुझे पढ़ने की वैल्यू ही पता नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था पढ़ने से होगा क्या। मेरे को ये लगता था ठीक है यार, पढ़ाई क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। बट इन 11th स्टैंडर्ड जब मैं आया, तब मुझे पता चला कि नहीं, पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं जिससे लाइफ चेंज हो सकती है। तो सिर्फ एजुकेशन इज मस्ट, एंड ये एजुकेशन आपके लिए तो इतना ही पढ़ना है। आप महाराष्ट्र से हो, आपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सुना होगा कि कौन सी जगह से निकल गए और कितना सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे ही है चेंज एवरीथिंग। आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये लिखा, वो लिखा, और कितने होशियार थे। जब आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो स्कूल में जहां पढ़ते थे वहां पे उनको पानी पीने को हाथ नहीं लगा सकते थे। पानी पीने के लिए वो एक बंदा रहता था वहां पे, और वो उनको पानी पिलाता था, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे। पहली चीज तो उनको पढ़ा ही नहीं रहे थे कि अब बिठाएंगे ही नहीं, बट फिर उनको बिठाया क्योंकि वो थोड़े इंटेलिजेंट थे, तो बिठाया क्योंकि उनके पापा भी कोई सर्विस में थे, अंग्रेजों वहां पे कुछ काम करते थे। तो उनको स्कूल में बिठाया, और स्कूल में बिठाने के बाद पानी नहीं मिलता था। अगर मान लो जो पानी पिलाने वाला बंदा नहीं आया, तो उस दिन पूरे दिन उनको पानी नहीं मिलता था। उनकी वो हिम्मत नहीं थी, वो फ्रीडम नहीं थी कि जाके पानी पी सके। वैसी परिस्थितियों में लोग पढ़ के और कहां से कहां तक पहुंचे। क्या जितने सालों बाद भी हम जब याद करते हैं तो क्या भाई बाबा साहब को, अंबेडकर को याद करते हैं कि एजुकेशन कितना कुछ चेंज कर सकता है। तो आपकी लाइफ में भी एक चीज ध्यान रखना, आप जो चेंज कर सकते हो वो सिर्फ एजुकेशन ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाकी कोई तरीका नहीं है आपकी लाइफ को चेंज करने का। अच्छे इंसान बनो, लोगों से अच्छे से बात करो, कभी किसी पे चिल्लाओ मत करके, ठीक है। अच्छे से अच्छे इंसान बनो करके, हेल्पफुल बनो, लोगों की हेल्प करो। बट उसके साथ साथ में जो है वो पढ़ाई करते रहो, बिकॉज यही है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है गाइस। बाकी जो है वो लाइक देखो यार, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये बात। और थोड़ा खुश रहा करो लाइफ में ना, अपना स्ट्रेस मत आने दिया करो भाई। इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई पढ़ाई करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल से नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे। हम तो सुबह 6 बजे उठेंगे और रात को 3 बजे तक सोएंगे, और 3 बजे 4 घंटे ही सोएंगे करके, ठीक है, क्योंकि मोदी जी भी 3 घंटे सोते हैं तो मैं भी 3 घंटे सोऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। दिन में 6 घंटे सो आराम से, 6 घंटे की नींद काफी है करके, ठीक है। 6 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 6 से कम भी नहीं। 6 घंटे नींद लो आराम से। बट उसके बाद का जो मोबाइल आपका टाइम किल कर रहा है, आप कभी आपने मोबाइल में ये देखा, स्क्रीन टाइमिंग आजकल तो आता है, देखा इस वीक का एवरेज क्या रहा? 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे का एवरेज रह रहा है। ये एवरेज को कम करके और 10 मिनट पे ले आओ कि मोबाइल पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट देखा, तब जाके कुछ होने वाला है।